कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब तक आपने सुना किस तरह सूरज आराध्या को अपनी बाहों में लेकर ब्लैंकेट ओढ़ ली। कुछ देर में सूरज को भी थकान के कारण नींद आ गई। अब आगे न जाने किस पहर अर्ध बेहोशी में आराध्या के दोनों हाथ सूरज की पीठ पर कस गए और सूरज के सानिध्य में आराध्या उत्तेजित होने लगी। सूरज भी अपनी नींद में ही था। उसने भी मदहोशी में आराध्या के अधरों पर अपने अधर रख दिए। सुबह जब आराध्या की नींद टूटी तो उसने अपने आप को सूरज के आगोश में पाया। वो सूरज की बाहों में छुपी हुई थी। सूरज ने उसको ऐसे छुपाया हुआ था जैसे कोई कीमती चीज हो। जब उसको हकीकत का भान हुआ तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से सूरज की बाहों से खुद को आज़ाद किया और कपड़े पहनकर बाहर की ओर दबे कदम से बाहर आ गई। वो रोते हुए दौड़ने लगी। फिर एक जगह रुककर उसने कुछ सोचा, फिर आंसू पोंछकर आगे बढ़ने लगी। सूरज की कुछ देर बाद नींद खुली और आराध्या को पास में न देखकर वो भी उसको ढूंढने बाहर की ओर भागा। आराध्या रोते रोते खाई की ओर बढ़ने लगी। वो खाई में गिरने ही वाली थी कि सूरज ने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरी ओर ले जाकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। थप्पड़ पड़ते ही आराध्या एक ओर गिरने को हुई। तभी सूरज ने उसकी बाह को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और चीखते हुए बोला, ये क्या था आराध्या? आराध्या ने पहली बार सूरज को इतने गुस्से में देखा था। इस तरह के रिएक्शन से आराध्या बुरी तरह घबरा गई और रोते हुए बोली, मुझे नहीं जीना है, सब खत्म हो गया। अब मैं मामा जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी? क्या बोलूंगी सबको? कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। क्या कहूंगी सबको कि मैंने क्या किया है? मामा जी को मुझ पर इतना विश्वास था, अब जब उनको ये सब मालूम पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकती, मुझे छोड़ो सूरज। सूरज आराध्या की शादी की बात सुनकर सन्न रह गया। उसे भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर यूं ही उसको पकड़े रहा। इतनी देर में उसकी आंखों के सामने आराध्या के वो सारे पल तैर गए जो उसने आराध्या के साथ बिताए थे। जब उसको हकीकत का भान हुआ तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके नर्म स्वर में बोला, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ आराध्या जिसके कारण तुमको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ट्रस्ट मी आराध्या, और जो भी हुआ वो सिर्फ एक मजबूरी थी। तुम्हारी कंडीशन और सिचुएशन ऐसी ही थी कि सूरज कोई भी सिचुएशन रही हो कोई नहीं समझेगा, सब मुझे ही गलत बोलेंगे। बीच में बात काटते हुए रोते हुए आराध्या बोली। सूरज ने उन कमजोर पलों में भी अपने आप को रोक लिया था। उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बर्फ गिरना फिर शुरू हो गई थी। वो आराध्या को खींचकर वापस कॉटेज में ले आया था। कॉटेज में आकर सूरज ने आराध्या की बाँह छोड़ी और बोला, आराध्या तुम चिंता मत करो, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे रहते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी और कुछ गलत करने का सोचना भी मत। ये बोलकर सूरज बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कुछ घंटे निकल जाने के बाद आराध्या परेशान हो उठी। वो बेचैनी से सूरज का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसको लगा सूरज वापस आ गया। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने किसी और को खड़े देख उसके होश उड़ गए। तुम कौन हो? सामने खड़े आदमी ने पूछा। और इस कॉटेज में क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में घूरते हुए पूछा। आराध्या अपने आप को अकेला महसूस करके बेहद घबरा गई। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो डरते हुए पीछे की ओर जाने लगी। ये देखकर सामने वाला आदमी भी उसकी ओर बढ़ने लगा।
तभी पीछे से सूरज ने आराध्या को आवाज दी। आराध्या दौड़कर सूरज के करीब आकर खड़ी हो गई। सूरज ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखकर सामने वाले आदमी से बोला, ये मेरे साथ है सर। हम दोनों रास्ता भूल गए थे इस मौसम में। मैं बाहर गया था रास्ता ढूंढने, इसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए इसको यहीं छोड़कर गया था। आप थोड़ी हमारी मदद कर सकते हैं, और हाँ, आपका कॉटेज बिना पूछे इस्तेमाल करने के लिए हमें माफ़ कर दे। अरे कोई बात नहीं, चलो, मेरा कॉटेज आपके काम आया, मुझे इसकी खुशी है। कल रात को मौसम सच में बहुत ख़राब था। चलिए आपको रास्ता बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से रोड ज़्यादा दूर नहीं है। बस कल रास्ता भटकने के कारण आपको मिला नहीं होगा। उस आदमी ने उन दोनों को रोड तक छोड़ दिया। सूरज ने एक टैक्सी रोककर उसमें आराध्या को बैठा दिया और क्या बोलना है सब समझा दिया। होटल पहुंचकर सबने आराध्या के कल के बारे में पूछा तो उसने बोला कि कल तेज बर्फबारी में सबसे बिछड़कर एक फैमिली के साथ रुक गई थी और चुपचाप अपने रूम में चली गई। काजल को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने जाकर पूछा तो आराध्या ने उसको सब सच सच बता दिया और रोते हुए बोली, सूरज ने मेरी कंडीशन का फ़ायदा उठा लिया। काजल उसको दिलासा देती हुई बोली, अगर उसको फ़ायदा ही उठाना होता ना आराध्या, तो और भी बहुत रास्ते थे अपनी जान खतरे में डालने के अलावा। जरा सोच, वो तेरे पीछे गया ताकि तुझे कुछ ना हो। क्या सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा? मुझे सूरज पर पूरा भरोसा है, वो जो बोल रहा है वो ही सच होगा, और उस बात को या तो वो जानता है या तू। और एक बात बता, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि सूरज ने तेरे साथ कुछ किया होगा? सोच कर देख। आराध्या ने उसकी ओर देखा। भूल जा, कल के बारे में कुछ भी नहीं हुआ कल, और इसके बारे में किसी से कभी कोई जिक्र भी नहीं करेगी। यहाँ सूरज ने भी कुछ कहानी बनाकर बता दिया। दूसरे दिन सभी दिल्ली वापस दिल्ली के लिए निकल गए। सूरज ने यहाँ आकर अपने आप को स्टूडियो में बिजी कर लिया। वो सब भूलना चाहता था, वो पल आराध्या के साथ बिताए थे। वही केशव भी अपने गांव चला गया। एक दिन आराध्या को घर से फ़ोन आता है कि घर जल्दी आओ, मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो ये सुनकर फौरन घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर आराध्या को मालूम चलता है कि मामा जी को अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वो बिना समय गवाए हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। मामा जी आईसीयू में एडमिट मिलते हैं। मामा जी को क्या हुआ? रोते हुए आराध्या ने पूछा। क्या होगा, सब तेरा ही साया है। जब तक तू हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मामी ने फिर अपने चहर बुझे तीर चलाए। जाकर देख, तेरे कारण ही इनका ये हाल हुआ है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं मामी, आप क्या बोल रही हो? लड़के वालों ने ये रिश्ता तोड़ दिया है। तेरे ही कुछ लक्षण दिखे होंगे उन्हें कुछ, और तेरे मामा दिल पर लगा बैठे। रुवासी होते हुए बोली, इनको तो हम लोगों से ज़्यादा तेरी ही पड़ी रहती है। हम लोग तो जैसे है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में। कुछ थोड़ा स्वर ऊंचा करते हुए बोली, प्लीज़ शांत रहिए आप। एक नर्स ने टोका। हाँ, जा रही है, मामी बड़बड़ाई। मामी के जाते ही आराध्या ने मयंक से पूछा। मयंक ने बताया कि कल रात को लड़के वालों का फ़ोन आया था। आकाश ने अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और इसीलिए उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया। फिर माँ ने कोई लड़का देख रखा था तुम्हारे लिए पहले से ही। तो माँ और पापा की उस बात को लेकर कुछ लड़ाई भी हुई थी और पापा के अचानक सीने में दर्द होने लगा, तो हम लोग उनको यहाँ ले आए। आराध्या को ये सब सुनकर झटका सा लगा। वो मामा जी के पास आईसीयू में गई और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ गई। रोते हुए बोली, मामा जी उठिए ना, देखो मैं आपकी आराध्या। उठ जाइए ना, मैं भी बदकिस्मत हूँ
आपकी इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शायद मेरी जिंदगी में किसी का प्यार लिखा ही नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ मामी घर पर आराध्या का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके घर आते ही आराध्या, जी मामी जी, बैठ यहाँ, तुझे कुछ बात करनी है। जी मामी जी, तूने अपने मामा की हालत देख ही ली है, और शायद तुझे नहीं पता कि उनका बिजनेस भी घाटे में है। बहुत सा कर्जा हो गया है और हॉस्पिटल में भी अभी बहुत खर्चा होना है। तो आराध्या ने उनकी ओर देखा। मामी थोड़ा रुककर फिर भूमिका बांध कर बोली, तो जैसा तुझे पता ही है, तेरा वहाँ रिश्ता टूट गया है और इसी कारण तेरे मामा की ये हालत हुई है। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको बस एक अच्छी सुंदर लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। वो ये शादी करने के लिए तैयार है और हमें फाइनेंशियल मदद भी करेंगे, जिससे हम कर्जे से भी बच जाएंगे और तेरे मामा का इलाज, अच्छा इलाज भी हो पाएगा। क्या बोलती हो? मामी ने सवाल किया। मामा जी ठीक हो जाएंगे, तब उनसे पूछकर मामी बीच में ही बोली, वो तो तब ठीक होंगे ना जब उनका इलाज पूरा होगा। अरे वो तो हम लोगों से ज़्यादा तुझे प्यार करते हैं। उन्होंने कभी एक पल नहीं लगाया तेरी खुशी के लिए, और आज तू सोच रही है इमोशनल दाव खेला, कल उनको कुछ हो गया। नहीं मामी, ऐसा मत बोलो, मैं तैयार हूँ। आपको अगर लगता है कि मेरी शादी करने से घर की मुश्किलें हल हो जाएगी तो मैं तैयार हूँ। वो जल्दी से बोली, ठीक है फिर। वो लोग ये शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं। परसों? क्या परसों? क्या इतनी जल्दी? मामा जी ठीक हो जाएंगे फिर? नहीं, वे लोग नहीं मानेंगे। पर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? आराध्या दुविधा में बोली। हमें कुछ नहीं करना है, सब उन लोगों का ही अरेंजमेंट है, हमें बस चलना है। शादी भी वो मंदिर से करेंगे। अब तू जा आराम कर, बाकी सब मैं देख लूँगी। मामी अपनी खुशी को दबा कर बोली। दूसरे दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उसके लिए शादी का सामान लड़के वालों ने भेजना चालू कर दिया। आराध्या अपने कमरे में, हे भगवान, ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरी जिंदगी इतनी उलझती जा रही है? तू चाहे मुझे कुछ खुशी दे या ना दे, मेरे मामा को मुझसे दूर मत करना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो रोने लगती है। उसी रात को वो मामी के पास जाती है। मामी जी, हाँ बोल। मामी जी, मैं आज रात अपने मामा के पास हॉस्पिटल में रुक जाऊं क्या? क्यों? वहाँ मयंक रुका है। तुझे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कल तेरी शादी है, तू आराम कर। बस मामी, आज की रात मैं मामा जी के पास रहना चाहती हूँ, फिर ना जाने कब मैं उनको देख पाऊंगी। वो हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोली। ठीक है, मामी कुछ सोचते हुए बोली। मैं किसी को बोल देती हूँ, वो तुमको हॉस्पिटल छोड़ आएगा, पर सुबह जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू मामी। ठीक है, जाओ। आराध्या मामा जी के पास बैठी है, उनसे खूब बातें करती है, पर मामा जी होश में नहीं है। उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। बात करते करते वो वहीं सो जाती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि मामा जी के शरीर में कुछ हलचल हुई है। वो उठकर देखती है तो मामा जी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागकर रूम से बाहर आने को होती है, तभी पीछे से मामा उसको आवाज़ देकर रोक लेते हैं। आराध्या अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर मुश्किल से बोले, मामा जी। आराध्या की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं, मैं मेरे पास आ। आराध्या उनके पास आकर बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। चाचा जी ने उसके हाथ की मेहंदी देख ली। आराध्या वो सब बात समझ गए। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे पता है तेरी मामी ने तुमसे क्या बोला है। सुन, तू ये शादी नहीं करेगी। पर मामा जी, बेटा,
मैं अभी तुझे इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। बस तू चली जा, भाग जा, कुछ भी कर, पर ये शादी नहीं करेगी। आराध्या को असमंजस में देखकर वो बोले, सोच मत आराध्या, तेरी मामी ने जो भी तुझे बोला है वो झूठ है। वो तेरी शादी किससे करवाना चाहती है, वो लड़का पागल है। ये सुनकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ बेटा, तू चली जा यहाँ से। तुझे मेरी कसम है, जा। ये बोलकर उनकी सांसें उखड़ने लगी। ये देखकर आराध्या डर गई और भागकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने देखकर बोला, इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएंगे। आराध्या को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने केशव का नंबर ट्राई किया, पर जहां वो था वहां शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो उसका नंबर नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर उसने सूरज को भी कॉल किया। सूरज भी फोटोशूट में बिजी था, तो उसने अपने मोबाइल को साइलेंट पर रख दिया था। वो परेशान हो उठी। वहीं हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उनके घर फ़ोन करके मामा जी के होश में आने की बात बता दी। वो भागे भागे आए कि कहीं आराध्या को सच्चाई मालूम ना चल गई हो। आराध्या ने मामी को इस तरह देखा जैसे पूछ रही हो कि क्यों आप मुझसे इतनी नफरत करती हो। इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर मामी को शक हुआ कि कहीं ये जान तो नहीं गई। वापस आकर मामी ने उसके कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। आराध्या ने खुद ही भागने का फैसला कर लिया। उसने अपना सामान बैग में डाला और दरवाज़ा खोलने लगी, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक होने के कारण नहीं खुला। वो वापस अपने बेड पर बैठ गई। यहाँ सूरज जब फ्री हुआ तो उसने अपने मोबाइल को चेक किया। मोबाइल पर आराध्या का नंबर देखकर, ये आराध्या ने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया, वो भी इतने सारे मिस कॉल। ये सोचकर उसने फ़ौरन कॉल बैक किया। हेलो आराध्या, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल किया था, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये सुनकर आराध्या रोने लग जाती है। क्या हुआ आराध्या, बोलो, तुम रो क्यों रही हो? सूरज परेशान होता हुआ बोला। आराध्या ने रोते हुए यहाँ का सारा हाल सुना दिया। आराध्या, तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, 4-5 घंटे में वहाँ आऊँगा, तुम टेंशन मत लो, बोलकर उसने फ़ोन रख दिया और वहाँ से आराध्या के शहर के लिए निकल पड़ा। सारी रात ड्राइविंग करते हुए वो सारा अरेंजमेंट भी करता जा रहा था। सुबह के 3 बजे वो उस होटल के सामने पहुंचा जहां आराध्या और उसकी फैमिली शादी के लिए शिफ्ट होने वाले थे। थोड़ी देर बाद आराध्या अपनी फैमिली के साथ आती हुई दिखी। सूरज पीट करके खड़ा हो गया, जिसे आराध्या को वो नहीं दिखा। होटल के रूम में शाम को, हे भगवान, शादी के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं, अब क्या करूं? ये सब परेशानी मेरी ही लाइफ में क्यों है? भगवान। मामा जी, उन्होंने बोला था कि मैं ये शादी ना करूं, क्या करूं? मैं ये सोच सोचकर आराध्या को डिप्रेशन होने लगता है। वो रोते हुए कुछ सोचती है। हाँ, यही ठीक है। अब घास में पड़ा दुपट्टा उठाती है। जैसे ही सूरज आराध्या के रूम का दरवाज़ा खोलता है, आराध्या पंखे पर झूल रही है और एक स्टूल उल्टा पड़ा हुआ है। सूरज बिना देरी किए स्टूल सीधा करके आराध्या को उतार लेता है। उसकी सांसें चल रही है। वो उसको होश में लाने की कोशिश करता है। ये क्या कर लिया आराध्या? मैं आ ही तो रहा था, उठना, मुझ पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है क्या? उठना, कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है। सर, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इनको जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, इनको हॉस्पिटल दिखा देना, फिर अभी निकलो जल्दी से, इसके पहले कोई आ जाए। वो दोनों उसको छुपाकर वहाँ से निकल लेते हैं। होटल के पीछे पार्क की हुई कार में सूरज आराध्या को पीछे की सीट पर आराम से लेटा देता है। उस लड़के को एक नोटों का बंडल देता है। थैंक यू रोहन, और जाने के लिए मुड़ा। सर, मेरे ख्याल से इनको हॉस्पिटल की जगह किसी क्लिनिक में ले जाना, कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटल में कुछ बखेड़ा हो जाए। मैं आपको एक पहचान वाले का क्लिनिक बता देता हूँ।
वो जल्दी से सूरज को क्लिनिक का एड्रेस बता देता है। क्लिनिक पर सूरज आराध्या को गोद में लेकर क्लिनिक में ले जाता है। वहाँ उसको डॉक्टर जल्दी से चेक करते हैं। रोहन ने क्लिनिक में फ़ोन करके सारी बात समझा दी थी। डरने की कोई बात नहीं है मिस्टर सूरज, ये ठीक है, वक्त रहते इनको बचा लिया। बस उस हादसे के कारण बेहोश है। बस कुछ देर में इनको अपने आप होश आ जाएगा। तब तक आप चाहे तो यही इनको रेस्ट करने दीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये बोलकर डॉक्टर बाहर चला गया। सूरज आराध्या के बेड के पास बैठ गया। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, ये क्या करने जा रही थी तुम? कब मुझ पर विश्वास करोगी आराध्या? तुमको ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? काश तुम मेरे दिल की बात समझ सकती। ये बोलकर उसके हाथ को चूम लेता है और रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद आराध्या होश में आती है। वो चारों ओर हैरानी से देखती है। उठो, इसी दुनिया में हो तुम? सूरज गुस्से से बोला। जब बोल दिया था कि आ रहा हूँ तो कुछ देर इंतजार नहीं हो पा रहा था। ऐसे क्या जल्दी थी ऊपर जाने की? आराध्या ने सूरज की तरफ देखा जो उसको गुस्से में देख रहा था। वो तो सब ठीक हुआ, अगर कोई हमें इस तरह तुमको ले जाते हुए देखता तो किडनैपिंग का केस हो जाता, और अगर तुमको कुछ हो जाता तो मर्डर का। सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो क्या करती? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और ना ही केशव से बात हो पाई है, और तुम मुझे सांत्वना देने की बजाय डांट रहे हो। वो थोड़ा रुआसी आवाज़ में बोली। क्या सांत्वना दूँ कि थोड़ा अच्छे से लटकती? चलो अब, उसने गुस्से में बोला। केशव का नाम सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया था। पहले अपनी ड्रेस चेंज कर लो, वरना सारे रास्ते भर लोग हमें ही देखेंगे। सूरज कार के पास जाकर खड़ा हो गया। आराध्या ने जल्दी से अपना लहंगा चेंज करके सिंपल सा सूट पहन लिया। कार में बैठकर केशव से बात कर लो। उसने फ़ोन आराध्या को पकड़ा दिया और खुद कार से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। जब दोनों की बात खत्म हो गई तो वो वहाँ से निकल गए। सूरज आराध्या ने बोला, बोलो अब क्या? आई एम सॉरी, तुमको मेरे कारण परेशानी उठानी पड़ी। सूरज ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप ड्राइव करता रहा। थोड़ा दूर आने पर, सूरज, मुझे एक बार मामा जी को देखना है। सूरज ने फिर कुछ नहीं बोला। सूरज को नाराज देखकर आराध्या की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो चुपचाप बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद सूरज ने कार रोक दी और कार से उतर गया। चलो उतरो अब। आराध्या को देखकर बोला। आराध्या ने हैरानी से सूरज को देखा। तुमको मामा जी से मिलना था ना? तो उतरो। आराध्या ये सुनकर खुश हो गई। पर यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। तुम अपना चेहरा ढक लो। हॉस्पिटल में आराध्या ने दूर से मामा जी को देखा। वो अभी भी बेहोश ही थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे से धीरे से सूरज ने बोला, आराध्या चले अब। वो दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली आकर सूरज ने अपने फ्लैट के पर कार रोक दी। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे फ्लैट पर ही रुकोगी। वैसे भी तुमको मैं लेकर आया हूँ, तो जब तक तुम्हारा कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सूरज बोलकर कार से बाहर आ गया। आराध्या भी चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गई। फ्लैट में आकर सूरज ने एक रूम में लाकर उसका सामान रख दिया। आराध्या ने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई। कमरा किसी होटल स्टोर रूम जैसा था। आराध्या, अभी इसमें मेरे स्टूडियो का थोड़ा सामान पड़ा है, 1-2 दिन में मैं हटवा दूंगा, तब तक तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया। गुड, चलो तुम फ्रेश होकर आराम करो, तब तक मैं कुछ खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। ये बोलकर सूरज रूम से बाहर आ गया।
आराध्या की भी बहुत थक गई थी। वो उठकर बैग से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर उसने एक सिंपल सा सूट निकाल कर पहन लिया और लेट गई। उसके दिमाग में सारे पल ताजा हो गए और उसने पिछले कुछ दिनों में बिताए थे। दूसरे दिन सुबह सूरज ने नाश्ता बना लिया था और टेबल पर बैठा आराध्या का इंतजार कर रहा था। आराध्या अपने कमरे से निकली तो उसने देखा। आराध्या, तुम नाश्ता कर लो। मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता, पर कॉफ़ी अच्छी बनाता हूँ। वो हंसते हुए बोला। मुझे बुला लिया होता ना सूरज, जब तक मैं यहाँ हूँ इतना तो कर ही सकती हूँ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं आराध्या, परेशान मत हो। आंटी आती है, वही सारा काम कर जाती है। वैसे दिन में आंटी को बुलाया है, वो घर की साफ सफाई और खाना बना देगी। तुम आराम करो जब तक। सूरज, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, पर फिर भी थैंक यू सो मच। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली। चलो, तुमने दोस्त तो माना, मेरी इमेज कुछ तो बदली। सूरज हंसते हुए बोला। आराध्या झेप सी गई। अच्छा, अपने रूम में एक्स्ट्रा सामान निकलवा देना, मैं उसको उठवा लूँगा। और अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई काम पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। बात बदलते हुए सूरज बोला। ठीक है। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर 1 मिनट रुककर बोला, रात तक केशव भी आ जाएगा। और बिना आराध्या को देखे वो सीधा चला गया। केशव का नाम सुनकर आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। रात को सूरज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगा देती हूँ। ठीक है। और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सूरज तैयार होकर बाहर आ ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने आराध्या की ओर देखा। आराध्या डिनर टेबल पर लगा रही थी कि उसके भी हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। सूरज ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर केशव खड़ा था। केशव को देखकर आराध्या दौड़कर केशव के पास आ गई और उसके गले लग गई। ये देखकर सूरज की मुठ्ठियाँ गुस्से में कस गई। केशव ने एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ आराध्या को अपने से दूर किया और एक नज़र सूरज की तरफ देखा। सूरज अपनी नज़र नीचे लिए खड़ा था। आराध्या को केशव का ऐसा एक्सप्रेशन समझ नहीं आया। हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। केशव ने अंदर आते हुए पूछा, कैसी हो आराध्या? मैं ठीक हूँ केशव, तुम कैसे हो? उसने भी बहुत फॉर्मल बनकर पूछा। चलो आओ ना अंदर, आराध्या के ने बात बढ़ाते हुए बोला। केशव अंदर आ गया पर बैठा नहीं। क्या हुआ केशव, बैठो ना। नहीं आराध्या, मुझे वापस जाना है, तुमसे मिलने आया था बस। आराध्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा, आंखों में सवाल थे। आराध्या, कल मेरी सगाई है, केशव ने मुश्किल से उत्तर दिया। आराध्या की आंखों में एक पल आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से भावनाओं पर कंट्रोल कर ये एहसास नहीं होने दिया। सूरज की नज़रें आराध्या पर ही टिकी थी। उसके आंखों में आए आंसू को उसने देख लिया था। केशव ने अपनी बात जारी रखी। आराध्या, मैं यहाँ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। मुझे लगा कि शायद मुझको लेकर तुमको कुछ गलतफहमी हो गई है। तुमको मैंने सिर्फ एक दोस्त ही माना है और मेरे मन में इसके अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पूरी रात गायब रही हो। आराध्या हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मैं ये चाहे भूल भी जाऊं, पर अगर मेरे घर वालों को कभी पता चल गया तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इतना सुनते ही सूरज उसकी तरफ गुस्से से आया और उसकी कॉलर पकड़कर देखा, फिर उसको धक्का देकर छोड़ दिया। चला जा केशव, इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़े और मैं भूल जाऊं कि तू कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये सुनते ही केशव तेज कदमों के साथ वापस मुड़ गया। दरवाजे पर खड़ा होकर, मुझे माफ़ करना आराध्या, आज तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा, पर मैं मजबूर था। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्यार पर भारी थी।
तुम्हारा साथ मैं चाहकर भी नहीं दे पाता। सूरज मेरे भाई, मुझे पता है तेरे दिल में आराध्या के लिए प्यार है। तू खुश रखेगा उसे, मुझे पता है। आंखों में आंसू भरे बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। यहाँ आराध्या भूत बनकर खड़ी रही। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक पीछे मुड़कर बिना सूरज को देखे अपने कमरे में चली गई। सूरज ने आराध्या को एक नज़र देखा, फिर दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर सोफे पर बैठ गया। आराध्या अपने कमरे से निकल कर आई। उसके हाथों में अपना सामान था। जैसे ही उसने डोर खोला, सूरज ने सिर उठाकर देखा। वो पीछे से ही कहा, आराध्या कहाँ जा रही हो? आराध्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो आगे जाने के लिए आगे बढ़ी। सूरज ने पीछे से आगे आकर उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है सूरज, मुझे जाने दो। आराध्या ने रूंधे गले से बोला। आराध्या, ये दिल्ली है और इतनी रात को कहाँ जाओगी? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सूरज ने थोड़े गुस्से में बोला। नहीं, मुझे जाना है बस। आराध्या बोलते हुए रो दी। आराध्या को ऐसे रोता देख सूरज को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपना स्वर नर्म करते हुए बोला, देखो आराध्या, तुमको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुमको ऐसे कैसे कहीं जाने दूँ? समझो आराध्या, इतनी रात को कहाँ जाओगी? ये शहर सेफ भी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए किसी होटल में रूम देख लेंगे, फिर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। पर अभी प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ, सूरज मनाते हुए बोला। आराध्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सूरज भी वहीं सोफे पर परेशान सा बैठ गया। इस लड़की को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा। इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर ले, ये मन ही मन सोचकर वो उठा। फिर एक प्लेट खाना निकालकर उसके रूम की ओर बढ़ा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।